जय गौ माता मित्रों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गौ माता के सूक्त के द्वारा गौ माता को संबोधित करेंगे। ओम नमो गभ्ये श्रीमतीभ्यः सर्वेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः पवित्रभ्यो नमो नमः। ओम। सर्वप्रथम गौ माता को कोटि कोटि वंदन। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को कोटि कोटि प्रणाम और हमारे परम पूज्य गुरु जी निरंजन जी वर्मा जी को भी कोटि कोटि वंदन और मेरे माता पिता को भी कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और इस निमित्त मुझे इस पृथ्वी लोक में जन्म दिया। मित्रों, आज का विषय है पंचगव्य और पंचगव्यों से इस सृष्टि के पंच महाभूतों को कैसे संतुलित करें। कल हमने दूध पर चर्चा की थी कि दूध से हम अपने शरीर के पंच महाभूत में से किस महाभूत को ठीक कर सकते हैं। इस शरीर में उपस्थित वात पित्त कफ में से किन किन तत्वों को हम संतुलित कर सकते हैं। तो दूध पे कल पूरी चर्चा हो चुकी थी और जिन भाइयों को अभी भी कुछ दूध को लेके कोई सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं या कोई शंका है, तो उसका हम समाधान अपने कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। आज हम जो गव्य लेंगे वो गव्य है दही। दूध के बाद दूसरा जो गव्य है वो दही है और दही बहुत ही अच्छा गव्य है। अगर हम अच्छी तरह से उपयोग करें तो ये अमृत है, और अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग ना करें, किस ऋतु में उपयोग करना है उसका पालन ना करें, तो ये जहर की तरह भी काम करता है। तो सर्वप्रथम दही की हम प्रकृति को जान लें कि दही की प्रकृति कैसी है। आयुर्वेद में दही को आहार के रूप में कब लेना चाहिए, किन व्यक्तियों को लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हम जरूर दही के सेवन से लाभ उठा सकते हैं। सर्वप्रथम महर्षि वाग्भट जी के अनुसार और हमारे गुरुदेव जी ने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है, उनके अनुसार दही का गुण जो धर्म है वो बहुत भारी है और उसकी जो प्रकृति है वो गर्म है। मतलब दही उष्ण है और भारी है। उष्ण और भारी होने की वजह से ये पचने में भी भारी है। इसलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार दही को 3 ऋतुओं में खाने के लिए मना किया गया। वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? तो दही को बोला गया है कि बसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए। बसंत ऋतु में यह मौसम जो अभी चल रहा है या पिछला जो महीना हम निकल चुका है, मार्च से अप्रैल का जब बिल्कुल ठंड समाप्त हो जाती है और गर्मी शुरू होती है, तो वो जो मौसम होता है उसे हम बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो बसंत ऋतु में दही का सेवन वर्जनीय है, हमेशा त्यागना चाहिए दही को। दूसरा है शरद ऋतु में, जब बरसात पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और ठंड का मौसम शुरू होता है, तो उसे हम बोलते हैं शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में दही का सेवन बिल्कुल ना करें। और तीसरा मौसम है गर्मी का। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो दही है, दही की जो प्रकृति है वो उष्ण है। उष्ण मतलब बहुत गर्म है प्रकृति में,
अगर हम गर्मियों में इसका सेवन करेंगे तो हमें और भी गर्मी लगेगी, शरीर को और उष्ण करेगा, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि गर्मी में, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में दही का सेवन बिल्कुल ना करें। अब बात आएगी कि दही का सेवन किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए और किन किन प्रकृति वाले पुरुषों को या महिलाओं को या मनुष्यों को इस दही का सेवन करना चाहिए, इस गव्य का उपयोग करना चाहिए। तो दही की प्रकृति क्या है? गर्म है और पचने में भारी है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार दही को कहा गया है कि कभी भी अकेले न लें। मतलब दही को कभी भी अकेले न लेके उसके साथ कुछ औषधियों का, कुछ मीठे पदार्थों को डाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दही में कहा गया है कि आप गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालेंगे तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ती है। राजीव दीक्षित जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि उसमें हमेशा थोड़ा सा चूना डाल लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो थोड़ा जीरे के दाने के बराबर आप चूना भी डाल सकते हैं खाने वाला। और दूसरा, दही के साथ अगर कोई खाने योग्य वस्तु है तो वो है आंवला। आंवला, काली मिर्च, सौंठ भी डाल सकते हैं आप, प्याज भी डाल सकते हैं। तो दही को कभी भी अकेले मत खाएं, गुड़ के साथ खाएं, काली मिर्च के साथ डाल के खाएं, या प्याज के साथ खाएं, या त्रिकटु भी डाल सकते हैं। त्रिकटु पाउडर बाज़ार में मिल सकता है। सौंठ, काली मिर्च और पीपरा मूल का मिश्रण होता है जिसे हम त्रिकटु के नाम से जानते हैं। तो त्रिकटु को भी हम उसमें डाल के खा सकते हैं। अब किन किन रोगों में दही का उपयोग हम कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इससे और उसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो दही पचने में भारी है और गर्म है, इसलिए उन व्यक्तियों को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्हें कब्ज की बहुत ज़्यादा शिकायत है या कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत है, या जिन्हें पहले से ही पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारी से ग्रसित है। तो उन व्यक्तियों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही बहुत गर्म प्रकृति का है, इसलिए शरीर में सूजन भी करता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को पहले से ऐसी कोई बीमारी है जिनमें उनके शरीर में पहले से ही सूजन है, तो उन्हें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, दही जो है, दही हमेशा खाली ना खाएं और लगातार कभी भी सेवन ना करें। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, इससे ज़्यादा दही का सेवन लगातार ना करें। दही क्योंकि भारी है पचने में और गर्म है और कब्जियत बहुत करता है, इसलिए इन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्हें कब्ज की शिकायत है। दूसरा, दही का उपयोग आप उन व्यक्तियों पे कर सकते हैं जो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है। जैसे आपको शरीर बनाना है, आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर बनाना है तो ठंडियों में बनाओ, क्योंकि दही का सेवन ठंड में आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति उसकी गर्म है और ठंडियों में इसका सेवन भरपूर आप कर सकते हैं। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी को कुछ दिन इसका उपयोग आप भरपूर करके शरीर को बलिष्ठ और बलवान बना सकते हैं, पर नित्य सेवन नहीं करना है। दूसरा, जो दही है, दही को हम अगर औषधि के रूप में उपयोग करना चाहें तो सर्दी जुकाम में इसका बहुत औषधि गुण है। जिनको लूज मोशन की बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, वो दही को भुने हुए जीरे के साथ और थोड़ी काली मिर्च डाल के लेंगे तो उनको दस्त की शिकायत से बहुत निजात मिल सकती है। ये तो बात हुई दही की। जिन मित्रों को, जिन गौ भक्तों को दही से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, फिर हम दूसरे गव्य के तरफ बढ़ेंगे। तो दही को उपयोग करने का एक अपना अपना तरीका है कि किन व्यक्तियों को उपयोग करना चाहिए। जैसे थायराइड की समस्या है जिन व्यक्तियों को, वो दूध और दही का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। थायराइड वालों के लिए दूध बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई प्रश्न हो तो जल्दी पूछ लीजिए दही से रिलेटेड।
दही जो है, दही को जब पूरी तरह से अगर जमे ना, दही भी जमने में 3 से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो कई बार ठंडियों में क्या दही पूरी तरह से जमता नहीं है, तो तब उसका सेवन बिल्कुल ना करें। दही को कभी भी ऐसी वस्तुओं के साथ मिश्रित करके बिल्कुल ना खाएं जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक हो, जैसे दालें हैं। दालों के साथ दही का सेवन करना बिल्कुल एक तरह से बीमारी को शरीर पे लाना है। दूसरा, दही उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए जिन्हें चर्म रोग की शिकायतें पहले से हैं। आप दक्षिण भारत के लोगों को आप देखिए, कर्ड राइस के नाम से वहाँ पे एक डिश बनती है और वहाँ बहुत लोग कर्ड राइस खाते हैं। और पहले से ही दक्षिण भारत में ऑलरेडी इतनी गर्मी है और वो दही का सेवन करते हैं, इसलिए मैंने देखा है कि दक्षिण भारत के लोगों को चर्म रोगों की शिकायतें बहुत होती हैं, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी है। दही का सेवन हमेशा वो करते ही हैं। तो स्किन डिसीज़ वाले बिल्कुल ना खाएं। निधि सिन्हा जी का प्रश्न है, दही को खड़ी मिश्री के साथ ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं खड़ी मिश्री के साथ। निधि सिन्हा जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ले सकते हैं। अनिल चौधरी जी पूछे, दही में नमक डालकर खा सकता हूँ क्या? हाँ, नमक डाल सकते हैं, पर नमक कौन सा? तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का, सेंधा नमक का उपयोग करें तो सर्वोत्तम रहेगा। आयोडीन युक्त जो बाज़ार में नमक है उनका उपयोग दही के साथ ना करें। मेरी आपसे यही सलाह रहेगा कि दही के साथ नमक का सेवन करना है तो सेंधा नमक, और इससे अच्छा है कि आप उसके साथ कुछ मीठा लें, क्योंकि और जो मोटे व्यक्ति हैं जिनमें वेट ज़्यादा है, जो चर्बी युक्त व्यक्ति हैं जिनमें पहले से फैट ज़्यादा है, उनसे ये है कि वो दही का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेद को बढ़ाता है। दही मेद बढ़ाएगा, इसलिए ना सेवन करें दही का बिल्कुल। और जो प्रश्न हो जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे गव्य की ओर चलते हैं। अब दूसरा गव्य हम जो लेते हैं वो है छाछ। आयुर्वेद के अनुसार छाछ बोलते हैं कि ये बहुत सर्वोत्तम औषधि है। इसे सर्वोत्तम औषधि के रूप में जाना गया है छाछ को। आयुर्वेद में एक सूक्त है कि कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, सब रोग जर जाए। तात्पर्य ये है कि जो सूर्योदय से पहले छाछ या मट्ठे का सेवन करता है, भुने हुए जीरा और सेंधा नमक को मिला के, तो उस व्यक्ति के शरीर में जितने भी रोग हैं वो सब जल के भस्म हो जाते हैं और शरीर बुद्धिमान और बलिष्ठ हो जाता है। इसका उपयोग आप करेंगे तब उसका लाभ प्राप्त होगा। हम लोग कर रहे हैं, उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले यहाँ बता दूँ कि पिछले 6 सालों से मैंने एलोपैथी की कोई दवा नहीं खाई है। जब भी कोई दिक्कत आती है तो गौ माता का अर्क है, गौमूत्र अर्क है, घनबटी है, दूध है, छाछ है और सर्वोत्तम औषधि पंचगव्य है। कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में और आपको ना पता चल रहा हो कि मेरे शरीर में क्या व्याधि है, क्या बीमारी है, और सामने वाला वैद्य भी नहीं जान पा रहा है या आपके पास उपलब्ध वैद्य नहीं है कोई जानकार, तो आप पंचगव्य का नित्य सेवन करें। पंचगव्य बनाने की भी विधि मैं आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच ताज़ा गोबर ले लीजिए, ताज़ा गोबर का रस। उसमें विशेष सावधानी रखिए कि गोबर अच्छी क्वालिटी का हो, पीला मतलब पतला गोबर नहीं होना चाहिए, हरा गोबर हो, गाय ऐसी हो उसी का गोबर लो जो 5 से 6 घंटे चरने जाती हो। दूसरा, 1 चम्मच उसमें गोमूत्र ले लीजिए, 8 परत कपड़ा से छना हुआ 1 चम्मच गोमूत्र, 1 चम्मच
पका हुआ या कच्चा दूध भी ले सकते हैं। 1 चम्मच उसमें छाछ ले लीजिए और 1 चम्मच वैदिक मथनी घृत ले लीजिए और इनको आपस में मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा इसको धूप में या हल्की आंच में इसको गुनगुना कर लीजिए और इसमें 1 या 2 चम्मच शुद्ध शहद मिला के नित्य सेवन करिए तो आपके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आपके शरीर में ओज आएगी, चमक आएगी, तेज आएगा, वीर्यवान पुरुष बनेंगे। जिन पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो पुरुष इससे काफ़ी निजात पा सकते हैं। तो आपके पास तो घर पे पहले से ही मौजूद हैं औषधियाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बागभट्ट जी के अनुसार 48 औषधियाँ आपके रसोई घर में हैं, तो उनका सेवन नित्य करिए। 48 औषधियाँ रखिए। मैं सभी मित्रों से विशेष अनुरोध है कि मैं व्हाट्सएप में उन औषधियों की लिस्ट डाल दूंगा, तो कृपया वो डाउनलोड कर लें और उन औषधियों को अपने रसोई में हमेशा रखें। उनका दैनिक भोजन में उपयोग करें तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरा जो परिवार है, मैं आपको बता दूं, हमारी माताजी को पिछले 12-13 साल से ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और आज वो पूर्णतः पंचगव्य औषधियों से स्वस्थ हैं। मेरे परिवार में यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी पूर्णतः पंचगव्य की औषधियाँ उपयोग करते हैं। और आज तो किसी से छुपा नहीं कि पंचगव्य कितना आज के समय पे पॉपुलर हो रहा है। तो ये केवल गौ की महिमा है। तो अब हम चलते हैं छाछ पे। तो छाछ विशेष औषधि है। लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि हमारे कहा करते थे कि इंद्र को भी तक्र का पान नहीं दुर्लभ होता था। तो इसलिए बोलते हैं, एक सूक्त है, तक्र शुक्रस्य दुर्लभम, इंद्र को भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए छाछ का सेवन जरूर करिए। अब छाछ किन व्यक्तियों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, अब इस पे बात करते हैं। तो छाछ भी अलग अलग प्रकार के हैं। छाछ भी 4 तरह की विधियां हैं बनाने की। 4 तरह की छाछें हैं जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, बनाने की विधियां हैं। दूसरा, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये छाछों का, मठों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है जिसे हम बोलते हैं तक्र, दूसरा है मोर या मज्जिका, तीसरा है छाछ और चौथा है मठा। और इन चारों का वर्गीकरण क्षेत्र के अनुसार है, अलग अलग राज्यों के अनुसार है। तक्र, तो तक्र में बोला गया है कि ये जितना आपका दही है उसमें अगर आपने 3 गुना पानी डाल दिया या 5 गुना भी हो सकता है, डाल के उसको वैदिक मथनी से मथिए और उसका मक्खन निकालने के बाद जो शेष बचे उसे हम तक्र बोलते हैं। मोर मज्जिका में 3 गुना, तक्र में 5 गुना। छाछ में दुगना पानी डालना है, जितना दही है उससे दुगना, तो उसे हम बोलेंगे छाछ। और अगर जितना दही है उसके बराबर मात्रा में पानी डाला तो उसे बोलते हैं मट्ठा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान वालों को हमेशा छाछ का सेवन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जो नॉर्थ वाले एरिए में राज्य हैं, उनको मठे का सेवन करना चाहिए। मोर मज्जिका का सेवन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का नीचे वाला हिस्सा, इन हिस्सों में तक्र का सेवन आप कर सकते हैं। और मोर मज्जिका दक्षिण भारत में 3-4 तरह से वर्गीकृत किया गया है। और जो छाछ है वो प्रकृति में ठंडा है क्योंकि हमने इसका वर्गीकरण पानी के अनुसार किया। हाँ, अगर आपने, जब दही 1 किलो है और अगर आपने आधा किलो पानी डाल के उसका छाछ मक्खन निकाला है तो उसकी प्रकृति ज़रूर गर्म होगी, वो शीतल नहीं होगा। पर पानी की मात्रा जितनी बढ़ाएंगे छाछ उतना शीतल होता जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि छाछ उन सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है जो तेल और नमक मिर्ची से होते हैं रोग। ज़्यादा घी खाने से, ज़्यादा तेल खाने से, ज़्यादा तीखा खाने से जितने शरीर में रोग होते हैं उन सभी रोगों की औषधि है छाछ।
छाछ को आप नित्य सेवन करेंगे तो उन व्यक्तियों को बहुत लाभदायक है जिनके शरीर में हमेशा गांठों की समस्या रहती है। ओवरी में गांठ होती है महिलाओं को, गर्भाशय में गांठ हो जाती है, जिसे हम पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसीज़ के नाम से जानते हैं। तो ओवरी में कोई गांठ है तो इसकी सर्वोत्तम औषधि है छाछ। छाछ का नित्य सेवन करेंगे तो आप जितनी भी पथरी की स्टोन की शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी। महिलाओं में अनियमित माहवारी की शिकायतें होती हैं तो ये छाछ सर्वोत्तम औषधि है। छाछ थायराइड वालों के लिए बहुत गुणकारी है। दूध दही का सेवन बंद कर दें थायराइड वाले और नित्य इसका सेवन करें तो इससे बहुत होता है। भोजन के तुरंत बाद अगर आप छाछ पिएंगे तो आपको भोजन बहुत अच्छी तरह से पचेगा, शरीर बलिष्ठ होगा, शीतल रहेगा, शुक्र की निर्मित ज़्यादा होगी। तो छाछ का सेवन करना जो चिंतन और विचार है और आपका जो आकाशीय तत्व है वो बहुत संतुलित होता है। छाछ के सेवन करने वाला व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। अगर देसी गौ माता की छाछ का वो सेवन नित्य करेगा तो ना विश्व का कोई भी व्यक्ति उसे गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि व्यक्ति गुलाम वही होता है जिसका विचार और जिसका चिंतन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है। आज की सरकारें ऐसे ही प्रजा को चाहती है जिसका चिंतन और विचार पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। वो हर सरकारें आज की ऐसी हैं चाहती हैं कि कभी भी प्रजा किसी चीज़ का विरोध ना करे, तभी हमारा शासन अच्छे से चलेगा। इस पर मैं कभी बात करूंगा कि आज की सरकारें हमारे आकाशीय तत्व, हमारे चिंतन को, हमारे विचारों को कैसे नपुंसक बना रही हैं कि हम किसी चीज़ का विरोध न करें। और वो सब हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से और हाइब्रिड बीजों से। उसका पूरा विज्ञान मैं कभी बताऊंगा आपको कि कितना बड़ा षड्यंत्र भारत देश में चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज और हाइब्रिड बीजों को लेके, जिससे पुरुषों को और महिलाओं को और बच्चों को नपुंसक बनाया जा रहा है, विचारहीन बनाया जाता है। सोचो मत, जो हमने बोला है वही काम करो। ऐसी सरकारें इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उस राज्य की प्रजा बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सशक्त हो, कि हमारे हर निर्णय का वो विरोध करे। तो जब मौका मिलेगा तो इस विषय पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड बीजों का क्या षड्यंत्र है भारत देश में और क्यों भारत सरकारें इन बीजों को प्रमोट करती है और देसी बीजों को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो कभी कमेंट्स बॉक्स में अगर इस विषय में कभी चर्चा करनी है तो आप सब लोग मिलके एक दिन निश्चित कर लें, तो इस विषय पे भी चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा 1 से 2 घंटे का सेशन चलेगा और डिटेल में बात करूँगा पूरी में। तो रही बात छाछ की, तो छाछ आप सूर्योदय से पहले अगर इसका सेवन करेंगे तो हमारा विश्वास है, और मेरा विश्वास नहीं, आयुर्वेद गारंटी आपकी लेता है कि आपको कोई भी रोग नहीं होगा, जो होंगे वो सारे सब ठीक हो जाएंगे। तो नित्य आप छाछ का सेवन करें। छाछ बनाने की मैंने विधि बता दी है आपको कि बढ़िया मिट्टी के पात्र में दूध को पकाइए कंडे की आग में, फिर उसको रात्रि के दूसरे पहर में जामन डाल दीजिए। जामन डालने के बाद उसे ब्रह्म मुहूर्त में उसको मंथन की क्रिया करिए। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पानी की मात्रा बदल सकते हैं आप। मंथन की क्रिया करने के बाद उससे मक्खन निकाल लीजिए। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो मथानी होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो तो अति उत्तम है। एक तरफ घूमने वाली मथनी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों तरफ वाली हो तो सर्वोत्तम है। और हाथ से अगर मक्खन निकालेंगे तो सर्वोत्तम है। अगर आप मशीन, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आती हैं जो जिससे हम मट्ठा भांते हैं, अगर दोनों तरफ वाली उपलब्ध हो तो ठीक है, चलेगा। एक तरफ वाली ना ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तैयार छाछ से बहुत से रोगों की हम चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस के जो पेशेंट आते हैं, कैल्शियम की कमी हो आपके शरीर में तो छाछ का भरपूर सेवन करें। बच्चों को छाछ ज़रूर
पिलाइए, मक्खन ज़रूर खिलाइए। अगर उन्हें भविष्य में मेधावान, सशक्त, किसी के गुलाम नहीं बनने देना है आपको, तो बच्चों को मक्खन और छाछ का सेवन ज़रूर कराइए, दूध का सेवन ज़रूर खिलाइए। और भविष्य में आपको अच्छी, गुणवान, सशक्त संतानें चाहिए तो भी गाय के गब्बरों का नित्य सेवन करिए। आपके बच्चे, आपकी आने वाली संतानें अच्छी पैदा होंगी, कृष्ण की तरह बलवान पैदा होंगी। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे क्यों नहीं पैदा होते हैं, तो कारण साफ है कि हमारा जो खान पान है वो ख़राब हो गया है। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो जब हम कोई भी सब्ज़ी लेते हैं तो सब्ज़ी लेने से पहले हम उस चीज़ का निरीक्षण करते हैं कि कहीं सब्ज़ी ख़राब तो नहीं है। हर एक सब्ज़ी के आलू लेते हैं तो एक एक आलू को देखते हैं कि आलू कहीं ख़राब तो नहीं है। तो क्या बच्चे पैदा करने से पहले हमें ये चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जब हम बीज रोपण कर रहे हैं, बीज डालने वाले हैं, तो वो हमारा बीज अच्छा है कि नहीं है। पर भूल चूक में आजकल शादियाँ लेट हो रही हैं और भूल चूक में गर्भ धारण होने की वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। और हम इस देश को जो महापुरुषों की आवश्यकता है वो महापुरुष तैयार नहीं होते। आपने देखा कि इतने सालों से हम आज़ाद हुए हैं और आज भी हम हमेशा किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? क्यों महापुरुष पैदा नहीं होते अब इस धरती में? कारण साफ है कि कोई भी व्यक्ति अब फैमिली प्लानिंग के चक्कर में प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता है। कभी भी भूल चूक में गर्भधारण हो जाता है और वो ऐसे बच्चों का यहाँ पे पैदा होते हैं जिससे देश पे वो भार की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे बच्चों का निर्माण करने के लिए आपको पहले अपने शरीर को तैयार करना होगा। शरीर को तैयार करने के साथ साथ आपको अच्छे गब्बरों का सेवन करना होगा। तो सभी मित्रों से, भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आने वाली पीढ़ियों को अगर आपको अच्छा, सशक्त, बलवान और कृष्ण की तरह बुद्धिमान, ताकतवर बनाना है तो गाय की शरण में आपको जाना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, कितने भी अच्छे गुरु के सानिध्य में चले जाइए, बिना गाय के शरण के आप अच्छा गुणवान बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, संस्कारवान पैदा कर ही नहीं सकते। वो कभी ना कभी विचलित हो जाएगा, अपने पद से विमुख हो जाएगा। तो अब बात करते हैं छाछ की। तो छाछ से इन बीमारियों की चिकित्सा कर सकते हैं। अब छाछ से क्या क्या प्रश्न है छाछ को लेके आप मुझे पूछ सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि छाछ को लेके कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम दूसरे गब्य की तरफ चलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ लें। हाँ, संजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि दही को छाछ बनाकर प्रयोग कर सकते हैं क्या? दही से ही छाछ बनता है संजय जी। अब आप किस क्षेत्र में हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसमें बताऊंगा कि कितना उसमें पानी पिलाना है। गर्मी में लस्सी नहीं पी सकते हैं क्या? हाँ, गर्मियों में लस्सी नहीं पीना है निधि सिन्हा जी। आपको मैंने बताया कि गर्मियों में, वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में लस्सी का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद क्रिस्टल वाला नमक कैसा रहेगा? सर्वोत्तम सीधा नमक है, फिर काला नमक है और फिर सफ़ेद क्रिस्टल वाला नमक जिसे हम सांबर झील का नमक बोलते हैं। पर माफ़ करिएगा कि फ्री फ्लो नमक, रिफाइंड नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। ऋषिकेश जी पूछते हैं अस्थमा वाले मरीज को दही लेना चाहिए या नहीं? मेरा एक ऐसा मित्र जिनको दही लेने से खांसी बढ़ जाती है। ऋषिकेश जी, अस्थमा वाले मरीज को दही का सेवन ना कराएं, मेरा आपसे निवेदन है। हाँ, अगर सांस बहुत ज़्यादा चलती है, क्या उनके फेफड़े से कफ निकलता है कि सूखा सांस निकल रहा है, कफ के साथ है, तो अस्थमा वालों से मेरा अनुरोध है कि दही का सेवन ना करें। उसके लिए आप मेरे अलग से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसकी औषधि आपको अस्थमा की बता दूंगा, तो आप उसका नित्य सेवन करेंगे तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। विशाल पटेल जी का प्रश्न है, गोबर में गौ माता जो चारा खाती है उसके अवशेष रहते हैं, तो उससे बने गोबर के कंडा अग्निहोत्र कर सकते हैं क्या? देखिए, गोबर में गौ माता के चारा जो खाती है ना, उसमें अवशेष तो रहते ही हैं। कोई हर जड़ी बूटी के अवशेष होते हैं, उसमें हरा चारा होता है, तो उसी का कंडों को सुखाना है और उन्हीं का अग्निहोत्र में उपयोग करना है। हाँ, ध्यान रखें कि जो गोबर हो वो गीला नहीं होना चाहिए।
गोबर ऐसा हो कि आप अगर हाथ में उसको उठाएं तो आपके हाथ में चिपकना नहीं चाहिए वो गोबर में। ये जब आप प्रशिक्षण लेंगे ना पंचगव्य का, तो इस चीज़ का प्रशिक्षण में ही अच्छे से समझ में आता है। मैं आपको यहाँ लाइव नहीं बता सकता कि गोबर की गुणवत्ता कैसे पता करेंगे, पर गीला गोबर नहीं होना चाहिए, अच्छा बंधा हुआ, और उसमें एक डिजाइन रहती है सर्कुलर ऐसे गोबर रहता है। वो केवल प्रैक्टिकल गौशाला में दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा किस क्वालिटी का गोबर कौन सा अच्छा रहेगा। योग निद्रा उत्कृष्ट बाण है कली काल में, आचार्य संजय जी। बिल्कुल, योग निद्रा बहुत उत्कृष्ट बाण है गंगाधर जी, आपने सही प्रश्न पूछा है, पर उसके लिए आपको अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना होगा। तो तैयार करने के लिए आपके सहायक बहुत अच्छा होगा गौ माता, और उसके लिए साधना। विशाल पटेल जी बोलते छाछ कितनी पुरानी हो जब तक पी सकते हैं? फ्रिज में रखी छाछ का उपयोग कर सकते हैं। छाछ अगर आपको पीनी तो ताज़ा ही पीजिए, फ्रिज में रखी हुई छाछ का सेवन ना करें, क्योंकि छाछ जितनी पुरानी जाएगी तो कफ के रोगों में ज़्यादा उपयोगी नहीं रह जाएगी। इसलिए छाछ पीनी है तो ताज़ा ही पीजिए, फ्रिज में रखी हुई छाछ का बिल्कुल सेवन ना करें विशाल पटेल जी। सोलंकी चेतन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर एक वीडियो भेजना। नहीं, अगर वीडियो तो मैं बना ही दूंगा, पर इस पर किसी दिन अगर सब लोग, आप लोगों की इच्छा है कि किसी दिन इस पर विशेष चर्चा करें तो हम बिल्कुल करेंगे। बच्चों को स्वर्ण बिल्कुल का नित्य पुष्य नक्षत्र में आपसे शास्त्री जी और हमारे मेहुल आचार्य शास्त्री जी इसका बहुत ही कम शुल्क में पूरे भारत देश में इसका प्रचार प्रसार और नित्य सेवन करा रहे हैं बच्चों को, वो बहुत सराहनीय कदम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशाल पटेल, छाछ कितने बजे तक पी सकते हैं? हाँ, छाछ सूर्यास्त से पहले तक आप पी सकते हैं। निधि सिन्हा जी का प्रश्न है कि छाछ को सूर्योदय से पहले पिया जा सकता है, सूर्यास्त से पहले, माफ़ करिएगा। उत्तर भारत में छाछ बनाने की विधि, उत्तर भारत के व्यक्तियों में जितना दही है उतना आप पानी की मात्रा मिला के उसकी मंथन की क्रिया करिए। मक्खन निकालने के बाद जो बचे वो उसे मठा बोलते हैं। छाछ बोल दिया निधि सिन्हा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका होगा। जर्सी गाय के दूध से बनी छाछ पी सकते हैं? अनिल चौधरी जी प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल मत पीजिए, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ना ही पीजिए, उससे आपको कुछ ना कुछ हानि ही होगी, लाभ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जर्सी गाय ही घर से उसका त्याग कर दें और उसकी जगह देसी गाय ले आएँ। रात को छाछ पी सकते हैं क्या? रात को छाछ ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, पर हाँ, आपकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रकृति क्या है। रात को अगर छाछ पीनी है तो उसकी प्रकृति बदल दीजिए, छाछ में बघार लगा दीजिए घी या सरसों के तेल और जीरे और हींग से। सोलंकी चेतन जी बोलते हैं कि माता बहनों को माहवारी की समस्या तो क्या करें? नित्य छाछ का सेवन कराएं और दूध का सेवन कराएं, साथ में कुछ पंचगव्य की औषधियों का भी सेवन आपको कराना होगा, तो उससे वो सब ठीक हो जाता है। तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे तो मैं औषधि आपको बता दूँगा। रिंकी शुक्ला जी का प्रश्न है, मोबाइल के रेडिएशन से बचने के कुछ उपाय बताएं। तो रेडिएशन से बचने के लिए गाय के गोबर का जो लेपन करें अपने घर पे, आपका जो शयन कक्ष है उसकी दीवारों में आप गाय के गोबर का लेपन कर दें पेंट के तौर पे। वैदिक प्लास्टर भी उपयोग कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि ताज़ा गोबर घोल के और उसको पेंट की तरह उपयोग कर लें। फर्श जो है आपका वो गाय के गोबर से लीप दें, अगर कच्चा है तो उससे गाय के गोबर से लीप दें, अगर टाइल्स लगा हुआ है तो उसमें गाय के गोबर की अब आजकल चटाइयाँ भी बनने लगी हैं, तो उसका भी सेवन आप उसको भी बिछा के और उस पर आप सो सकते हैं, तो इससे भी बहुत आपको रेडिएशन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, विशाल पटेल जी का प्रश्न है, दिल में छेद है, अस्थमा के भी थोड़ी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर है, क्या उपाय? विशाल पटेल जी, इसके लिए मुझे आप पर्सनली मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल डिसीज़ का प्रॉब्लम है, तो इसमें एक पर्टिकुलर औषधि मैं आपको नहीं बता सकता इसमें अभी, पर आप मुझे पर्सनली बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से, और अगर रिपोर्ट सेंड कर दें आप, मेडिकल रिपोर्ट क्या क्या समस्या, तो मैं अच्छी तरह से औषधि आपको पंचगव्य से रिलेटेड बता दूंगा।
और कुछ आयुर्वेद के भी डॉक्टर हैं, औषधियाँ हैं, उनका भी आपको सेवन करने की मैं सलाह दूंगा। निधि सिन्हा जी प्रश्न पूछे, क्या पूरी गर्मी के मौसम में सिर्फ छाछ पीकर स्वस्थ रह सकते हैं? केवल छाछ, वो आपके शरीर पर निर्भर करेगा। पहले आप अपने शरीर को उस लायक तैयार तो करिए, छाछ लायक। आपने अपने मन को आपने मजबूत नहीं किया और केवल छाछ पे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप शरीर को, मन को तैयार करिए और फिर छाछ पे। बहुत से हमारे वैद्य हैं जो केवल छाछ और दूध पे रहते हैं और पूरा जीवन इसी से केवल निकालते हैं। हमारे गुरुजी के एक मित्र हैं, सूर्य योगी उमा शंकर जी, जो 12 वर्षों तक बिल्कुल भोजन पानी त्याग दिए थे। तो उनने अपने शरीर को उस लायक तैयार किया। तो किया जा सकता है, संभव है निधि सिन्हा जी, पर उसके लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना से अपने शरीर को तैयार करिए पहले। और जिन जिन मित्रों के प्रश्न हो तो पूछ लीजिए जल्दी, नहीं फिर सेशन और अभी 20 से 25 मिनट बचे हुए अपने पास, फिर तो नया गप लेते हैं। मोबाइल रेडिएशन चिप कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए आप प्रशिक्षण में या कोई पंचगप का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इससे ट्रेनिंग भी मिल जाएगा। और भविष्य में अगर आपको गौशाला खोल के और इस क्षेत्र में गौ माता की सेवा करनी है और गौ माता के ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है, तो इस क्षेत्र में भी काम करने में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा इससे आपको। हाँ, मिथिलेश जी बोलते हैं कि मुझे वो औषधि चाहिए। तो मिथिलेश जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि वो औषधि अभय राज सिंह जी के पास है, मैं वहाँ देकर गया था वो औषधि। कृपया आप वहाँ से ले सकते हैं वो औषधि। अभय राज जी को आप पर्सनली बात कर लीजिए, वहाँ मैं औषधि छोड़कर गया था, आप उनसे वो औषधि ले सकते हैं। सोलंकी चेतन जी का प्रश्न है, पंचगप के बारे में कोई ट्रेनिंग होती है क्या? जी सोलंकी जी, आप ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप ज़रूर ले सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समाप्त होते ही आप हमारी संस्था से इसको कोर्स कर सकते हैं पंचगप का। और पर्सनली मुझे डिटेल भेजेंगे तो मैं पूरी डिटेल भेज दूंगा कोर्स की। मुझे आशा है कि आप मेरे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। दक्षिण भारत में छाछ को किस प्रकार प्रयोग करना है? छाछ को नित्य भोजन के रूप में उपयोग करिए, आहार के रूप में आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। दही का सेवन दक्षिण भारत के लोग करें, पर वो भी गुण और प्रकृति के अनुसार अपने अपने। संजय सिंह जी, मुझे आप पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कि कोर्स की क्या डिटेल है, कितना फ़ीस है, कब से शुरू होगा, वो आप कर सकते हैं। सोलंकी जी, आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा उसकी। और जिन मित्रों के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। छाछ, दही, दूध से लेके दही को लेके। मैं गुजरात से हूँ, मेरे पास 6 देसी गाय, उसके साथ मैं पूरा दिन रहता हूँ, मगर गाय का दूध गर्म करके पीना चाहिए क्या, कि सीधा ही पीना चाहिए? गर्म करके भी पीजिए तो अच्छा है। अगर सीधा है तो तुरंत जैसे दूध निकला तुरंत उसको पी लीजिए, तो जिसे हम धरोष्ण दूध बोलते हैं, तो उसका सेवन कर सकते। हाँ, मिथिलेश तिवारी जी का प्रश्न है कि वेट कम करने के लिए गर्मियों में क्या उपाय किया जाए? क्या छाछ से भी वेट कम कर सकते हैं? हाँ मिथिलेश जी, छाछ से वेट कम कर सकते हैं, पर छाछ देसी गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए और उसमें वैदिक मथनी से उसको बिलोना करिए। उसका मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचे उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा डाल के नित्य भोजन के बाद सेवन करें। और सूर्योदय से पहले भी 1 गिलास
छाछ में थोड़ा सेंधा और भुना हुआ जीरा डाल के सेवन करेंगे तो 1 से 2 महीने में काफ़ी हद तक आपका वेट लूज हो जाएगा। दूसरी एक औषधि और मैं आपको बताना चाहूँगा मिथिलेश तिवारी जी, कि आप पुनर्नवा अर्क और पुनर्नवा गौमूत्र घनवटी का नित्य सेवन करेंगे तो विदिन 2 मंथ आपका वेट कम से कम 8 से 10 किलो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर खान पान में आप अच्छा नित्य परहेज करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस समस्या से तुरंत निजात मिल जाएगा आपको। और जिन मित्रों के सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। और कोई मित्रों के प्रश्न हो तो जल्दी पूछ लें। सोलंकी चाहिए। गाय का घी का अगर नस्य करना है तो कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता? गाय के घी का जो नस्य है वो हर व्यक्ति डाल सकता है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे वो वात प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो या कफ प्रकृति का हो। तो सोलंकी जी, मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्न से संतुष्ट होंगे। दक्षिण भारत में रहने वाले किस प्रकार से छाछ बनाएं? उसमें 3 गुना या 5 गुना पानी मिला के उसकी मंथन की क्रिया करें संजय जी, और उससे जो मक्खन निकालने के बाद बचे उसे हम तक्र, मोर या मज्जिका बोलते हैं, उसका आप नित्य सेवन करें। वजन बढ़ाने के लिए छाछ ले सकते हैं क्या? नहीं, छाछ से वजन नहीं बढ़ेगा। वजन अगर बढ़ाना है तो आपको ठंडियों में निधि सिन्हा जी नित्य आपको दही खाना चाहिए था। मैंने इस बार ठंड में काफ़ी सेवन किया है दही का, और इस बार मेरा वेट 5 किलो के आसपास बढ़ा है। धन्यवाद मिथिलेश जी। बिल्कुल मिथिलेश जी, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल हम इसको जारी रखेंगे। अनिल चौधरी, अगला टॉपिक लीजिए। हाँ, तो अनिल चौधरी जी, अगला समय देखते हैं क्या है। 15 मिनट शेष बचा हुआ है, तो गाय के गोबर के विषय पे हम चर्चा कर लें। तो हाँ, इससे पहले मैं चर्चा करूँगा कि जो हमने दही लिया है या छाछ, वो आकाशी तत्व है। तो आकाशी तत्व की जितनी प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, उसमें छाछ बहुत सर्वोत्तम है, दही और छाछ। हार्ट में मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज है तो उसको मक्खन का सेवन नित्य कराइए, मक्खन और छाछ, हार्ट का ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। साथ में वैदिक मथनी घृत जो हमारा घी है उसका नित्य सेवन कराएंगे तो हार्ट के ब्लॉकेज का कोई भी समस्या है वो क्योर हो जाएगा। दिल में अगर छेद भी है तो वो भी भर जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि जो हमारा छाछ है वो आकाशी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी डिसीजेज हैं, चाहे वो मिर्गी का रोग हो, सिर दर्द हो या ब्रेन ट्यूमर हो, इस तरह की जितने भी कफ के रोग हैं, सर्दी जुकाम से लेके, वो सब गाय के घी और छाछ से ठीक होंगे। दूसरा, जो हमारा छाछ है वो मैं आपको बता दिए कि आकाशी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूध जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जो तीसरा गब्ब ले रहे हैं वो हम लेंगे घी। गोबर पे गोमय में हम कल चर्चा करेंगे। घी सर्वोत्तम औषधि है। पंचगव्य में जो पंचगव्य घृत है
जो हम बनाते हैं वो हर बीमारी में हम मरीजों को देते हैं। मान लीजिए आपको साइनस का प्रॉब्लम है, आपको खर्राटे बार बार आते हैं रात को, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो आप पंचगव्य नस्य का उपयोग नित्य करें 2-2 बूंद रात्रि सोने से पहले। और जिन व्यक्तियों की अगर नाभि डिग गई है वो भी नित्य 3 से 4 बूंद रुई के, सूती रुई जो आती है, रुई में डाल के उसको नाभि में रखें, तो नाभि का जो विकार है वो भी समाप्त हो जाता है। तो देसी गाय के घी से हम बहुत सी चिकित्साएं कर सकते हैं। हार्ट में जितने ब्लॉकेज हैं हम देसी गाय के घी खिला के केवल रोगियों की चिकित्सा करते हैं। मस्तिष्क के जितने रोग हैं गाय के घी के से ठीक होते हैं। पित्त के जितने रोग हैं वो गाय के घी से ठीक होते हैं। हाँ, अगर घी के कारण कोई रोग आपको हो गया है खाने से ज़्यादा अधिक, तो उसके विकार को ख़त्म कर सकता है तो छाछ ख़त्म कर सकता है। तो घी, मेरा आपसे अनुरोध है कि घी सभी लोग वैदिक मथनी घृत का ही सेवन करें, बाजार का लिया हुआ घी का सेवन बिल्कुल ना करें। खासकर पतंजलि, अमूल, ये जितने भी घी के ब्रांडेड हैं, अमूल बटर के नाम से आते हैं, कृपया करके इनका सेवन ना करें। इससे रोग आपके शरीर में आएंगे। ठीक है, तो घी एक सर्वोत्तम औषधि है। मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, तो उस व्यक्ति को नित्य उसका नस्य का उपयोग कराइए, नित्य उस अंग की घी से मालिश करिए, तो उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी रिकवरी होगी। साथ में पंचगव्य की औषधियाँ भी देंगे। इस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे कि केवल गाय के किन किन गव्यों से क्या क्या औषधियों का निर्माण होता है हमारी गौशाला में और सभी गौशालाओं में, और उन उत्पादों से किन किन बीमारियों में कौन कौन सी उत्पाद काम में आते हैं। तो किसी दिन केवल एक सेशन रख लेंगे कि केवल चिकित्सा पे बात करेंगे, केवल चिकित्सा पे और किसी पे नहीं। माता भगिनी को गर्भधारण से प्रॉब्लम है, उमेश जी का प्रश्न है, तो क्या करना चाहिए? गर्भधारण से क्या समस्या है उनको मुझे डिटेल में उमेश जी पूछिए तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा। लस्सी का प्रयोग कब कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि लस्सी का प्रयोग 3 ऋतुओं में नहीं करनी है, गर्मी में, बसंत ऋतु में और शरद ऋतु में। इन 3 पे उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा। तो आपके 3 गव्य हो गए घी। डिटेल में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप प्रशिक्षण में या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैं आपको उन व्यक्तियों को बता रहा हूँ जो अपने दैनिक जीवन में हल्का हल्का नॉलेज रख के आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक एक गव्य को बताने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर डिटेल में, अगर महर्षि बागभट्ट जी को अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, जो गव्य सिद्ध हैं, जो महर्षि बागभट्ट जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो नित्य अगर वो अच्छे से सेवन उसका पढ़ेंगे तो एक एक गव्य में बहुत बहुत चर्चाएँ हैं उस पर। हाँ, घी को प्लास्टिक के बोतल में ना रखें या फिर कांच की बोतल में रखना अनिल चौधरी जी सर्वोत्तम होगा। घी को प्लास्टिक के बोतल में ना रखें, बिल्कुल ना रखें। घी बनाने की भी विधि है कि उसको मक्खन निकालने के बाद अगर सूर्योदय से पहले उस मक्खन को अगर आपने पका लिया तो वो घृत बहुत अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते और बहुत गुणकारी है। तो घी अगर हो सके संभव तो ब्रह्म मुहूर्त में आगे दही से छाछ बनाइए, उससे निकलने वाले मक्खन को तुरंत घृत बना लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और कोई प्रश्न है मित्रों के तो जल्दी पूछ लें, नहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं। और कोई प्रश्न है मित्रों के? आँव की अगर शिकायत है तो आप दूध का सेवन बंद कर दें। धर्मनाथ जी, वेट लॉस के लिए मैंने आपको बताया कि आँव की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए शीतल चीज़ों का उपयोग करिए, ठंडी चीज़ों का। ठंडी चीज़ें में आप व्हीट ग्रास के जूस का उपयोग कर सकते हैं। वेट लॉस में भी व्हीट ग्रास का उपयोग बहुत अच्छा है। छाछ का नित्य सेवन आप कर सकते हैं वेट लॉस में। और कुछ पंचगव्य की औषधियाँ अगर आप लेंगे, मुझे आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा अच्छे से कि क्या क्या आप ले सकते हैं, तो उससे लेने से आपको जल्दी निजात मिल जाएगा।
मुझे आशा है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी इसमें कोई त्रुटियां रह गई हों मुझसे तो मुझे सभी लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, और एक साथ इन सब चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से बता पाना, बोलना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी मैं भी नित्य सीखता हूँ हर चीज़ और आपके सम्मुख रखता हूँ, और उन जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनका अपने दैनिक जीवन पे और अपने मरीजों पे उनका उपयोग करता हूँ, तभी मैं आपको इस बताने योग्य लायक हो पाया हूँ। रिंकी शुक्ला जी पूछ रही हैं कि वेट गेन करना है, एज 17 है उनकी, तो वेट गेन करने के लिए सबसे पहले आप 17 एज है उनकी, तो उनका देखिए कि कैल्शियम की सबसे पहली कमी होगी उनके शरीर में, दूसरा विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि जब आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम सुबह जब सूर्योदय होता है तो कम से कम 45 मिनट तक धूप में बैठें, सफ़ेद बिल्कुल सूती कॉटन के कपड़े पहन लें जिससे धूप शरीर में पड़े, या एकांत स्थान पे जहाँ कम से कम कपड़ों में आप नित्य धूप में बैठ सकें, ऐसा स्थान चुन लें। दूसरा, नित्य छाछ का सेवन करें। साथ में अगर शरीर को, अभी जैसे गर्मियों का दिन है तो इन गर्मियों के सीज़न में थोड़ा मुश्किल होता है वेट को बढ़ाना, ठंडियों के मौसम में ज़्यादा सही रहता है बढ़ाना, तो नित्य छाछ का सेवन करें, धूप में सूर्योदय में बैठें, और नित्य कुछ पंचगव्य की औषधियाँ और नित्य गाय के दूध में घी मिला के रात्रि सोने से पहले आप पिएं रिंकी जी, तो आपको जल्दी लाभ प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे, और नहीं है तो आप और डिटेल में मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। संजय जी का प्रश्न, हर दिन निकलने वाले मक्खन को स्टोर करके 3 से 4 दिन बाद घी बना सकते। देखिए गर्मियों में मक्खन जल्दी ख़राब हो जाता है, मक्खन की जो लाइफ है वो 1 से 2 दिन होती है, पर मैं तो यही कहूँगा कि ताज़े मक्खन को तुरंत अगर आप उसको घी में रूपांतरित कर लें तो सर्वोत्तम है, नहीं हर 2 दिन के अंतराल में आप उसका घी का निर्माण कर सकते हैं। संजय जी, मुझे आशा है कि आपको मेरे इस जवाब से संतुष्टि हुई होगी। छाछ को मक्खन निकाल कर पी सकते हैं क्या जी? तो बिल्कुल अनिल चौधरी जी, मक्खन निकालने के बाद जो शेष बचता है उसी को छाछ कहते हैं, और उसी का नित्य सेवन आपको करना है। छाछ से जो शरीर में आपकी गर्मी है, जैसे आपको जीर्ण ज्वर की अगर किसी को शिकायत है तो इसमें बहुत लाभकारी है छाछ। हाँ, अनिल चौधरी जी बोलते हैं घी बनाते समय कौन सा बर्तन लीजिए, तो घी बनाते समय सर्वोत्तम है मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। दूसरा पात्र अगर आपको लेना है तो उसमें आप पीतल का पात्र भी बहुत अच्छा है, कांसे का भी ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में भी पका सकते हैं, पर सर्वोत्तम है आपका मिट्टी का पात्र। मुझे 1 साल से शीत पित्त की समस्या, ठीक है, सिर्फ पंचगव्य से ठीक कैसे करें? मैं 26 साल का हूँ, क्या खाना और क्या ना खाना या भोजन? सोलंकी चेतन जी, आप गौ भक्त हैं तो मुझे आशा है कि आप नित्य पंचगव्य का सेवन करें, पंचगव्य बनाएं। दूसरा, शीत पित्त की समस्या तो नित्य गाय के घी का सेवन करें, और छाछ का भी सेवन कर सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में। भोजन में नित्य घी आपको खाना है। रात्रि सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल के नित्य सेवन करें, नस्य का सेवन करें। साथ में आप हो सके तो आप पुनर्नवा अर्क का सेवन करें और घनवटी का सेवन करें। तो सभी मित्रों से अब मैं विदा लेना चाहूँगा क्योंकि समय हो चुका है, और अगले दिन के सत्र में किसी एक गव्य को लेके हम सभी साथी उपस्थित होंगे। तभी तक के लिए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। राजीव भाई दीक्षित अमर रहे।